दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जी इसी बीच केरल विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ओपिनियन पोल सामने आया है। जी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल के अंदर एक बार फिर से लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी आपको बता दूं कि इस समय केरल में सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ की सरकार है। जी सर्वे के मुताबिक केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को राज्य की 140 सीटों में से 75 से 83 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 56 से 64 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी सर्वे में बताया गया है कि केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद खराब रह सकता है। जी और उसके खाते में महज 0 से 2 सीटें ही जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सत्ताधारी टीएमसी और पूर्व में सत्ता में रहे वाम दलों को निशाने पर लिया और कई आरोप लगाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि बंगाल ने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है, टीएमसी ने भी आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया है, पिछले 70 साल में यही देखा जा रहा है। जी हमें 5 साल का मौका दीजिए, 70 साल की बर्बादी को मिटाकर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इस रैली में भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं। लोगों का उत्साह साफ साफ कह रहा है कि बंगाल में इस बार भाजपा सरकार बनेगी। बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष हैं, उन पर अनेक हमले हुए लेकिन वे बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर चल रहे हैं। जी हां और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। दोस्तों बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। जी और टीएमसी का दामन थाम लिया है। जी बिहार चुनाव के बाद बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। जी अब उनके बंगाल इकाइयों के अध्यक्ष जमीरुल हसन ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और वे ममता बनर्जी का साथ देंगे। जी उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के उम्मीदवारों का समर्थन करने की घोषणा की है। जी बंगाल में एआईएमआईएम के अध्यक्ष रहे जमीरुल हसन अब इंडियन नेशनल लीग के बंगाल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जी इंडियन नेशनल लीग 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ थी। जी दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में भी पार्टी के दफ्तर हैं। जी इस चुनाव में टीएमसी को इंडियन नेशनल लीग समर्थन देगी। आपको बता दें कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बढ़ाने में जमीरुल हसन बड़ी भूमिका में रही है। जी हां ओवैसी के बंगाल पहुंचने के बाद वे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलने पहुंचे थे और बंगाल में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने उसका साथ छोड़कर कांग्रेस और लेफ्ट का हाथ थाम लिया था। जी दूसरी ओर ओवैसी ने बंगाल चुनाव के लिए मुर्शिदाबाद से 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। जी इसकी घोषणा एआईएमआईएम के असादुल्लाह शेख ने हैदराबाद में शुक्रवार को की है। जी मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम आबादी है। दोस्तों इस्लाम में दहेज लेना सख्त मना है। यह दहेज को हराम करार दिया गया है, लेकिन हाल के दिनों में मुस्लिम समाज में दहेज के मामले बढ़े हैं। निकाह में कई कुरीतियों ने जन्म लिया है जिससे मुस्लिम समुदाय के आलिम बुद्धिजीवियों की चिंता बढ़ गई है। जी हां कई जिलों के अधिकांश मस्जिदों से दहेज न लेने का ऐलान किया गया। जुमे की तकरीर में आलिमों ने नौजवानों का आह्वान किया जी और कहा कि अब दहेज जैसी लानत को हर हाल में खत्म करें। जी शादियों में सादगी अपनाएं। आलिमों ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें इन सब बुराइयों को खत्म करना होगा। जी हां मौलाना ने कहा है कि इस्लाम में बेटियों की शादी में पिता पर खर्च की कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी गई है, बल्कि लड़के को देन मोहर देने और फिर सादगी के साथ निकाह का हुक्म है। जी हां आज उल्टा हो रहा है। दहेज के साथ हर खर्च लड़की वाले कर रहे हैं जिसे हर हाल में रोका जाएगा। जी हां नौजवान आगे आए और दहेज खत्म करें। निकाह में बैंड बाजा और पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, वरना हम आलिम निकाह पढ़ाना बंद कर देंगे। सुन्नी उलेमा बोर्ड जल्द ही हर अंजुमन कमेटी से कहेगा कि कानून बनाकर दहेज पर प्रतिबंध लगाएं। सुन्नी उलेमा बोर्ड के कोई भी आलिम अब बैंड डीजे पटाखे वाली शादियों में निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया है? यह बढ़ाया है बेरोजगारी बढ़ाया है, महंगाई बढ़ाया है, गरीबी बढ़ाया है, बस और अपने मित्रों की कमाई बढ़ाया है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करके दावा किया है कि सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी बढ़ाई है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार के लिए असम पहुंचे राहुल गांधी ने यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली से पहले किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार पत्र की कतरन भी साझा की है यानी कि शेयर की है। इसमें दावा किया गया है कि 1/3 लोग मध्यम आय वर्ग से नीचे चले गए हैं। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण काल के पहले 9 करोड़ 9 लाख लोग मध्य वर्ग आय का हिस्सा थे, जिनकी संख्या घटकर 6 करोड़ 6 लाख ही रह गई है। वहीं साल 2011 से साल 2019 के दौरान 5 करोड़ 7 लाख लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्य वर्ग का हिस्सा बने थे। जी हां, दावा किया गया है कि रोज 150 रुपए या फिर उससे कम कमाने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और हिंदू या मुसलमान कुछ भी हो तो फिर आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर आप अवैध कब्जा करेंगे तो फिर आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। जी हां, और जल्द ही इसके लिए कानून आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद, मजार या फिर कोई भी धार्मिक ढांचा बनाकर भूमि कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने वाली है। जी हां, अब अवैध कब्जा करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हां, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस विषय पर प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है। जहां कहा गया है कि जिन लोगों की दुकानें या फिर मकान अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाई गई है, वे सामने छोटा सा धार्मिक स्थल बनाकर बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी पुलिस या फिर प्रशासनिक अधिकारी इस ढांचे पर कार्रवाई करने से परहेज करता है, यानी कि मंदिर पर कार्रवाई करने से परहेज करता है। जी हां, उस संकोच का फायदा उठाते हुए अतिक्रमण करने वाले अपने आप को सुरक्षित मान लेते हैं। जी हां, पूरे देश में कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं। इन फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने धार्मिक स्थल साबित कर दिया है और आसपास दुकानें खोल ली है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई करनी जरूरी है और कार्रवाई होगी। दोस्तों, आम आदमी को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अप्रैल से दवाओं की कीमत में इजाफा होने वाला है। जी हां, दवाओं की कीमत में इजाफा हो सकता है। जी हां, दर्द निवारक, एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियक और एंटीबायोटिक्स सहित आवश्यक दवाओं की कीमतें अप्रैल से मामूली रूप से बढ़ सकती है। जी हां, सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के आधार पर कीमतें में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। जी हां, दवा नियामक की ओर से एनुअल WPI के अनुरूप शेड्यूल दवाओं की कीमतों में हर साल वृद्धि की अनुमति दी जाती है। जी हां, सूत्रों के अनुसार कंपनियां इस वृद्धि से उत्साहित नहीं है। उनके अनुसार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लगभग 15 से 20% की वृद्धि हुई है और फार्मा इंडस्ट्री कीमतों में 20% की बढ़ोतरी की योजना बना रही है, लेकिन वे कितने बढ़ोतरी कर पाती है ये तो फिर आगे पता चल पाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के प्रतिष्ठित जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों सिया और सुन्नी मुसलमान एकत्रित होकर के और उसके सुर में सुर मिलाकर के रिजवी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इस दौरान दोनों मुस्लिम वर्ग के लोगों में रिजवी के खिलाफ काफी गुस्सा नजर आया। सभी ने वसीम रिजवी का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया। जामा मस्जिद के बाहर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि कुरान में एक भी शब्द बदला नहीं जा सकता। धर्मगुरुओं ने ऐलान किया है कि वसीम रिजवी का सिया और मुस्लिम दोनों समुदाय का बहिष्कार किया जाता है और अब रिजवी मुसलमान कहलाने का लायक ही नहीं है। ये धर्मगुरुओं ने यह भी कहा है कि रिजवी अब मुसलमान नहीं रहा, इसलिए उसे अब मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता है। ये ना ही वह किसी शादी समारोह में आ जा सकता है। ये सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर देना चाहिए और उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी दलील दायर करने के बारे में ना सोच सके। धर्मगुरु ने इस दौरान यह भी मांग उठाई कि वसीम रिजवी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।
दोस्तों साल 2020 कोरोना के नाम रहा, लेकिन देश ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, कोरोना काल में लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। बयान में भी ऐसे मुकदमों की तादाद काफी बड़ी है, लेकिन अब नीतीश सरकार कोरोना के हाल में लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर किए गए मुकदमे वापस लेने जा रहे हैं। जी हां, बिहार विधान परिषद में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। जी हां, विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इन्हें इस संबंध में विधि विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है और उस पर फैसला आने के बाद लॉकडाउन और महामारी के दौरान में आपदा अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इससे लोगों को भारी राहत मिलेगी। दोस्तों आधार कार्ड में लगी फोटो अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप अपने आधार कार्ड की फोटो को बदल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जी वोटर आईडी और आधार पर फोटो जितनी खराब दिखती है व्यक्ति असल में उतनी खराब नहीं होता है। तो अगर आपको अपने आधार कार्ड पर लगी फोटो अच्छी नहीं लग रही है तो फिर बदल दीजिए। जी हाँ, इसे बदलना बेहद आसान है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आधार कार्ड पर लगी फोटो बदलवाई जा सकती है। UIDAI पहले आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ ही साथ फोटोग्राफ को भी अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया केवल पता बदलवाने के लिए ही उपलब्ध है। बाकी अन्य बदलाव के लिए जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म की तारीख, ईमेल एड्रेस और फोटोग्राफ में बदलाव के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया ही करना पड़ेगा। फोटो बदलने के लिए या फिर तो आपको अपने नजदीकी नामांकन केंद्र पर जाना पड़ेगा या फिर पोस्ट के जरिए आपको आवेदन करना होगा, तभी आप अपने आधार कार्ड से अपना फोटो को बदलवा सकते हैं। दोस्तों पिछले साल कोरोना ने लगन, ईद, दशहरा आदि के कारोबार को प्रभावित किया था। जी हां, एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने से बाजार पर इसका असर दिखने लगा है। जी हां, खासकर होली को लेकर कारोबारी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। अधिकतर कारोबारियों ने होलियाना टोपी, मुखौटा, कार्टून कैरेक्टर, पिचकारी आदि का नया स्टॉक नहीं लगाया है। वे पिछले साल के माल ही खपकाने में लगा हुआ है। ऐसे में बाजार में 50% तक कारोबार मंदा होने का अनुमान लगाया गया है। जी हां, कोरोना संक्रमण एक बार फिर से विभिन्न प्रदेशों के महानगरों के साथ भागलपुर में भी बढ़ने लगा है। जी हां, सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों को सजग करने का अभियान तेज हो गया है। पूरे देश में गतिविधियां तेज हो गई है। इसका असर होली पर दिखने लगा है और होली का रंग फीका होने की संभावना है। बाजार में पिछले वर्ष की तरह रौनक नहीं है। जी हां, एक दुकानदार कहते हैं कि होली का सामान केवल होली में ही बिकता है। जी हां, इस बार कोरोना संक्रमण के भय से आयोजनों पर रोक लगाने का निर्देश जारी हो चुका है। ऐसे में यदि होली को लेकर मंगवाया गया माल यदि बच गया तो फिर दोहरी क्षति उठानी पड़ेगी। जी हां, इसीलिए इस बार माल ही नहीं मंगवाया गया है। जी हां, पिछले स्टॉक को बेचेंगे। जी हां, पहले जो लाया गया था उसी को ही बेचेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि किसानों का इनकम कितना होता है? जी हां, यानी कि हमारे भारत देश का किसान कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस बारे में अब कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है कि किसानों की इनकम आखिर बड़ी है कितनी या फिर कितनी खर्च होती है। जी हां, सांसदों के पूछने पर सरकार ने 2013 का आंकड़ा जारी किया। जी हां, जिसके मुताबिक भारत में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 6,426 रुपए है। जी हां, जबकि वे औसत 6,223 रुपए खर्च कर देते हैं, यानी कि सिर्फ 203 रुपए की बचत होती है। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO ने 2012-13 में कृषि आय का सर्वे किया था। यही कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन करता है। इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है जिससे किसानों की आय जाना जा सके। जी हां, NSSO के मुताबिक देश में सबसे अधिक पंजाब के किसानों की कमाई है। यहां प्रतिमाह 18,059 रुपए की इनकम होती है, जिसमें से 13,311 रुपए खर्च हो जाते हैं। जबकि यूपी में खेती की कमाई से किसानों का काम नहीं चलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों की औसत कमाई 4,923 रुपए प्रतिमाह है, जबकि खर्च 6,230 रुपए है। यही हाल बिहार का भी है। जी हां, यहां पर प्रतिमाह महज 3,558 रुपए की कमाई है, जबकि खर्च 5,450 रुपए है। जी हां, ये महीने के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जी हां, यहाँ के किसानों की आय देश में सबसे कम है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को पहली बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 2022 में जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब अन्नदाताओं की आय दोगुनी हो चुकी होगी।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार 125 मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी नजर है। जी हां, लेफ्ट कांग्रेस और पीठ ज्यादा की पार्टी के गठबंधन से इन सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। जी हां, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने किले बंदी करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अगर इन 125 सीटों पर इलेक्शन फाइट त्रिकोणीय हुआ तो फिर इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की उदय ने टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, अगर 125 मुस्लिम बहुल सीटों पर त्रिकोणीय फाइट हुआ तो फिर बीजेपी को इसका फायदा सीधा मिल सकता है। जी हां, वही इसका नुकसान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सबसे अधिक होगा। पश्चिम बंगाल में करीब 30% आबादी मुस्लिमों की है, जिनका करीब 125 सीटों पर असर है। जी हां, इन 125 सीटों में टीएमसी करीब 90 सीट पिछले चुनाव में जीती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर पीठ ज्यादा और लेफ्ट का गठबंधन सक्सेस रहा तो फिर इसका नुकसान टीएमसी को ही होगी। जी हां, बताया जा रहा है कि अगर ये गठबंधन राज्य में मजबूती से इलेक्शन फाइट करती है तो फिर इसका नुकसान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ही होगी। जी हां, टीएमसी, बीजेपी और संयुक्त मोर्चा के अलावा बंगाल में मुस्लिम बहुल 12 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जी हां, बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम मुर्शिदाबाद जिले के 12 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान करेगी और इन सीटों पर ओवैसी भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एक नौकरानी को बीजेपी से टिकट मिली है। जी हां, और वो नौकरानी अपने मालिक से छुट्टी लेकर चुनाव प्रचार करने के लिए आना चाहते हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार ऐसी महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे हैं जिनका सामाजिक जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जी हां, भले ही वे आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हों, बीजेपी ने पूर्वी बर्धमान के औस ग्राम विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। जी हां, औस ग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कलिता मांझी अत्यधिक गरीबी के कारण बहुत आगे तक पढ़ाई नहीं कर पाई। प्राथमिक विद्यालय की सीमाओं को पार करने से पहले उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। जी हां, शादी के बाद भी गरीबी एक निरंतर साथी बना रहा। पति एक प्लम्बर है, कमाई से पूरी तरीके से परिवार नहीं चलता, इसीलिए 32 वर्षीय गृहवधू कलिता मांझी को अधिक पैसा कमाने के लिए दूसरों के घर में नौकरी करना पड़ रहा है। जी हां, नौकरी के रूप में काम करना शुरू करना पड़ा। जी हां, इस दैनिक संघर्षों के बावजूद कलिता ने कभी भी हार नहीं मानी। यही कारण है कि इस बार पूर्वी वर्धमान के एक गरीब घर में पली बड़ी और गरीब घर की लड़की कलिता मांझी को भाजपा ने टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। परिवार के भरण पोषण की लड़ाई लड़ते लड़ते कलिता अब क्षेत्र की जनता के दुख दर्द की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी हां, वो 21वीं विधानसभा वोट में औस ग्राम से भाजपा की उम्मीदवार बनी है। जी हां, गुरुवार को नाम की घोषणा के साथ ही लड़ाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। गुस्करा इलाके के वार्ड नंबर 3 की रहने वाली कलिका नौकरानी का काम करती है। हालांकि अपने नाम की घोषणा होने के बाद वे जहां काम करती है वहां पर यानी कि उस मालिक से उन्होंने छुट्टी मांगी है चुनाव प्रचार करने के लिए। जी हां, उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे चुनाव में व्यस्त रहना है। कलिता के नाम की घोषणा होने के बाद भाजपा उम्मीदवार स्थानीय पार्टी कार्यालय में चली गई। जी हां, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। जी हां, टीएमसी प्रमुख लगातार रैलियों को संबोधित कर रही है। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने अपने पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार पर हमला बोला। जी हां, ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को धोखेबाज कहा। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी का समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार का आंख बंद करके समर्थन किया था। मैं उन पर अंधा विश्वास करती थी, पर अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी हां, क्योंकि गद्दारी के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। मीर जाफर के लिए पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम किसी भी विपक्षी दल के नेता के लिए एक इंच भी जगह नहीं छोड़ेंगे। जी हां, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बीजेपी के नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर महीने में बीजेपी का दामन थाम लिया था। ये तो शायद आपको पता भी है। दोस्तों भारत में महिला अपने बालों को कटवाने के लिए काफी पैसे खर्च कर देती है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि पैसे देकर बाल कटवाने के बाद उनके बाल चीन से नए विग की शक्ल लेकर वापस उन्हीं के पास लौट आते हैं। जी हां, भारत से मिजोरम के जरिए बालों की तस्करी हो रही है। अवैध तरीके से बालों को तिरुपति से म्यांमार, थाईलैंड के रास्ते चीन पहुंचाया जाता है। चीन में इन बालों से विग तैयार किए जाते हैं। जी हां, फरवरी के महीने में असम राइफल्स ने पहली बार मिजोरम में ह्यूमन हेयर यानी कि बाल की खेप पकड़ी थी, जो अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार भेजी जा रही थी। जी हां, ह्यूमन हेयर की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई। जी हां, ये बाल सीधे तिरुपति मंदिर से लाए गए थे, जिन्हें मिजोरम के रास्ते म्यांमार और थाईलैंड होते हुए चीन भेजा जा रहा था।
दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार आयुष्मान आपके द्वार अभियान चला रही है। इस योजना के तहत अब घर घर जाकर मुफ्त पीवीसी कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी पर ई कार्ड मिलता था, जहां 30 रुपए लगते थे। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस अभियान के तहत आपके घर जाकर डिटेल्स ली जाएगी और फिर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये कार्ड पीवीसी के तौर पर मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इस अभियान का मकसद है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाले लोगों के पक्के कार्ड बन सके, जिससे कि बीमारी के वक्त उनका अस्पताल में इलाज हो सके, इलाज में लगे उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।